चलिए, पिछले दिन तक हम लोग क्या पढ़े थे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या कि जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो सडनली स्पीड चेंज के कारण क्या होता है कि उसके डायरेक्शन में चेंजिंग हो जाती है। इसमें हम लोग देखे थे क्या कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड अधिक हो या जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो उसे हम लोग ऑप्टिकली रेयरड मीडियम कहते थे, और जिस मीडियम में रिस्पेक्टिवली लाइट की स्पीड कम होती थी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होती थी उस मीडियम को हम लोग क्या कहते थे? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग एक बात और पढ़े थे क्या कि यदि लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी, और यदि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी। इसी बेंडिंग के कॉन्सेप्ट पर आज हम लोगों का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है क्या? टॉपिक है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टॉपिक है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस टॉपिक को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को TIRB शॉर्ट में बोला जाता है। तो आज हम लोग समझते हैं कि ये आखिर है क्या चीज। तो देखिए कि अगर हम लोग एक मीडियम का बात करें और इस मीडियम में हम लोग मान लीजिए कि यहां से जो है तो कुछ मीडियम है, इसको हम लोग बोल दें क्या कि ये डेंसर मीडियम है, और ये जो मीडियम है ये कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम का अगर हम रेयर मीडियम का क्या करें, मान ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और डेंसर मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान ले कितना? μ2। तो अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से μ1 और ये कितना? μ2। अब ये सब बात है कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि μ2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? μ1। अब देखिए कि जब कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है, अब नॉर्मल के नजदीक आती है। रेडर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेडर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब मान लीजिए कि एक लाइट रे यहां से इंसिडेंट हुआ, कुछ ऐसे एक लाइट रे यहां से इंसिडेंट हुआ, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब हम लोग नॉर्मल डालेंगे तो ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो कि लाइट रे डेंसर से रेडर मीडियम में जा रही, तो जब ये डेंसर से रेडर मीडियम में जाएगी लाइट रे तो ये क्या होगी? नॉर्मल से दूर भागेगी। क्या होगी? ये नॉर्मल से दूर भागेगी। आप देखिए कि ये जो बनेगा ये बनेगा क्या? एंगल R। अच्छा, जरा सा मान लीजिए कि अगर हम करें क्या कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम थोड़ा सा और बढ़ाएं, अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या करें? थोड़ा सा और बढ़ाएं, तो अगर मान लीजिए कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा करके कर दिए कुछ ऐसा, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जब हम लोग नॉर्मल डाले यहां पर हम लोग ऐसे, तो हम लोग देखे क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा? और ज्यादा नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ये लाइट रे कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, अगर हम और थोड़ा सा बढ़ाएं तो ये और दूर जाएगा, और थोड़ा सा बढ़ाएं तो और दूर जाएगा। होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या होगा कि ये लाइट रे जो है सो क्या होगा कि इस सरफेस को टच करते हुए ही निकल जाएगा। इस सरफेस को टच करते हुए ही क्या? निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इस सिचुएशन को बोलते हैं जब लाइट रे आई और सरफेस को टच करते हुए निकल गई, तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। और इसी पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम लोगों ने क्या किया भाई, जैसे जैसे हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हुआ? धीरे धीरे बढ़ता गया। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते एक टाइम में जो है सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया कितने का? 90 डिग्री का। और इस 90 डिग्री के कंडीशन में क्या हुआ कि ये लाइट रे आई और सरफेस को टच करते हुए चली गई। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग इमर्जेंस। बात समझ में आ रहा है? सरफेस को टच। तो इसी पार्टिकुलर इंसिडेंस एंगल को
जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो गया या ग्रेजिंग इमरजेंस हुई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बताया मैं कि धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता गया, क्योंकि जब भी डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने और बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ा। ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि किसी पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग इमरजेंस बोलेंगे। तो इसी पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, क्रिटिकल एंगल। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग देख क्या रहे थे, हम लोग देख क्या रहे थे कि हम लोग जानते हैं क्या भाई कि अगर क्रिटिकल एंगल के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि जो आपका क्रिटिकल एंगल है ये है क्या चीज, तो क्रिटिकल एंगल में हम लोग लिखेंगे क्या, क्रिटिकल एंगल में लिखेंगे क्या कि एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या कि व्हेन अ लाइट रे, व्हेन अ लाइट रे enters from denser to rarer medium, from denser to rarer medium, rarer medium, it goes away, it goes away from the normal, it goes away from the normal, कि जैसे जैसे लाइट रे डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में जाती है ये क्या होती है, नॉर्मल से दूर जाती है। अब देखना ये है कि एट अ पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एट अ पार्टिकुलर, एट अ पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एट अ पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, the angle of refraction, the angle of refraction becomes 90 degree, and this angle of incidence, and this angle of incidence, and this angle of incidence is called क्या, तो इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। कि जिस एंगल पे लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी कितने की, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना लेगी भाई कितने की, 90 डिग्री की। मान लो कि लाइट रे ऐसी गई और ऐसे आई, तो इस पॉइंट पर हम लोग जो नॉर्मल रिएक्शन डालेंगे, ये नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे डलेगा, और नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर इसके बाद ये लाइट रे क्या हो, इसी सरफेस पर आ जाए, ग्रेजिंग इमरजेंस की सिचुएशन बना ले, इसी सरफेस पर आ जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में आप देखिएगा क्या कि जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो जिस पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये 90 डिग्री का हो गया इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, और इसको डिनोट करते हैं किससे, सी से। बातें समझ में आ गई? अब जरा सा आप देखिए कि अगर लाइट रे में मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, बेंड किया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और बढ़ाया और बेंड किया और बढ़ाया और बेंड किया, अब सरफेस तक आ गए। अब अगर मैं क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ाऊं तो ये क्या हो जाएगा, फिर से डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगा और अबे आके, और लाइट रे डेंसर मीडियम से चली, रेडर मीडियम में टकराई और फिर से डेंसर मीडियम में आ गई। तो ये फिनोमेनन रिफ्रैक्शन तो नहीं है, इस फिनोमेनन को तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, कि लाइट रे एक मीडियम से आई, दूसरे मीडियम में टकराई और फिर पहले मीडियम में आ गई। तो लाइट रे एक मीडियम से आएगी, दूसरे में टकराएगी और फिर पहले में वापस आ जाएगी। तो यहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, और इस लाइट के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ बिना मिरर का रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या बिना मिरर का रिफ्लेक्शन की, इधर पानी है इधर हवा है, पानी से लाइट की रे आई और फिर से पानी में वापस चली गई, और इसी रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसी कहानी में अगर हम लोग अगर देखें कि अगर ये डेंसर टू रेयरर नहीं रहे, ये अगर हम रेयरर टू डेंसर लें, तो देखो रेयरर टू डेंसर जब लाइट रे आती है तो मान लो यहां से आएगी तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी,
हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएंगे, ये और टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएंगे, ये और ज्यादा टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, मैक्सिमम इतनी होगी। इससे तो नहीं कहानी बदलेगी, तो ये कभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री नहीं हो सकता रेयर टू डेंसर में। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए या क्रिटिकल एंगल के लिए ये जरूरी है क्या कि लाइट का रे हमेशा ही कहां से कहां जाए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए। बात समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोला कि अगर क्रिटिकल एंगल से कम है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। क्रिटिकल एंगल पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है, सरफेस के अलोंग चल रही है, लाइट रिफ्रैक्ट हो गई। और अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल अब बनाएंगे, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बनाएंगे तो ये क्या होगा, फिर से डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी। और इस फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इस पार्टिकुलर केस में इस रिफ्लेक्शन को बोला जाता है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए कि इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज की, इसके बाद हम लोग बात करने वाली है किस चीज की, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या चीज है आखिर? अगर हम लोग बात करें किस चीज का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम लोगों ने देखा है क्या कि जब लाइट का रे डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में आएगी तो एक बात तो ये होगी कि क्रिटिकल एंगल का सिचुएशन बनेगा कब भाई, तो क्रिटिकल एंगल का सिचुएशन बनेगा कब, जब लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम नॉर्मल बनाए और इस नॉर्मल से देखे क्या कि ये लाइट रे जो है सो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुई, इस सरफेस के अलोंग ही मूव कर गई। तो इस सरफेस के अलोंग अगर लाइट रे मूव कर गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया कितने का, 90 डिग्री का, और इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोले, क्रिटिकल एंगल बोले। लेकिन अब अगर लाइट रे हम इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर हम इस पर इंसिडेंस करवाएं, अगर हम ज्यादा एंगल पर इंसिडेंस करवाएं, आप देखेंगे कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहां पर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहां पर, ये पार्टिकुलर केस में जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आई, इस आई का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल सी है। तो अब इस केस में क्या होगा कि ये लाइट रे जो है, ये लाइट रे फिर से उतना ही एंगल बनाते हुए, ये लाइट रे क्या करेगी, फिर से उतना ही एंगल बनाते हुए फिर से इसी डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी। और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट रे एक मीडियम से चली, दूसरे मीडियम में टकराई और फिर से पहले मीडियम में वापस आ गई। तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर रखा है कि जितने एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट होगी उतने ही पे रिफ्रैक्ट भी होगी, यानी कि एंगल आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल आर। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो मीडियम था अपना, ये कैसा मीडियम था, रेयर मीडियम था। और ये कैसा मीडियम था, ये मीडियम था कैसा, डेंसर मीडियम था। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इस तरह एंटर की कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था, तो वो फिर से क्या हुई, सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद डेंसर मीडियम में ही वापस आ गई। और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फेनोमेनन में करीब करीब टोटल लाइट का 100% लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ा सा भी लाइट रे एब्जॉर्ब नहीं के बराबर में होता है। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखिए कि अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम लोग बात करें तो whenever a light ray whenever a light ray enters to denser to rarer medium, enters to, ऐसे लिखिए, enters to rarer medium, enters to rarer medium from denser medium, from denser medium, from denser medium such that the angle of incidence, इस तरह से एंटर करें कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इस तरह से एंटर किया कि क्रिटिकल एंगल से क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया। then it comes back to denser medium,
फिर से क्या होती है, ये डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाती है। एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज और इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस फिनोमेनन इज नोन एज क्या, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे कि लाइट रेज जो है सो एक मीडियम से चली, दूसरे मीडियम में टकराई और फिर से पहले मीडियम में वापस आ गई, तो ये तो रिफ्लेक्शन है। और इस स्पेशल केस के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या क्या है, तो आप हमेशा दो कंडीशन ध्यान में रखिएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये मस्ट है कि लाइट रे को डेंसर से रेडर में जाना पड़ेगा। रेडर से डेंसर में कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लाइट रे हमेशा कहता है डेंसर से रेडर में, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। इस दो केस को अगर कोई भी लाइट रे फॉलो कर जाता है, इसका मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोले तुमको, इतना देर से क्या बोल रहे हैं, इतना देर से क्या बोल रहे हैं बताओ, इतना देर से क्या बोले कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो नॉर्मल से और दूर जाएगा, दूर जाते जाते सरफेस पर आ गया। अब अगर इससे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो किधर जाएगा, तो यही चीज ना तब से समझा रहे हैं तुमको। चलिए देखिए, अब क्या बोले कि कंडीशन है, दो कंडीशन है क्या भाई, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए अगर आपसे कंडीशन पूछा जाए कि क्या क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो पहला कंडीशन है, इसका जो पहला कंडीशन है, ये पहला कंडीशन क्या है कि लाइट रेज मस्ट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेडर मीडियम, कि डेंसर से रेडर मीडियम में ही लाइट रे जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, पहला केस। और इसमें जो दूसरी केस है, ये दूसरी केस क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल आई होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, कि जो क्रिटिकल एंगल है, जो आपका क्रिटिकल एंगल को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, तो एंगल सी से क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होना चाहिए। अगर इस दो चीज को कोई भी लाइट रे फॉलो करता है, इसका मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए कि जरा सा हम लोग बात करें क्या, कि इसमें हम लोग अभी तक क्या देखे भाई, अभी तक क्या देखे कि क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, रे और सरफेस के नजदीक जाती जा रही है, नॉर्मल से दूर जाती जा रही है। एक पार्टिकुलर एंगल पे क्या हुई कि पूरे सरफेस पे लाइट रे आ गई। अब पूरे सरफेस पे लाइट रे आ गई तो इस समय में जो क्रिटिकल एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर में होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर में जब क्रिटिकल एंगल हो गई तो इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब अगर हम इससे और ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को करें तो ये लाइट रे क्या होगी, फिर से डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी, और इसी को क्या बोले, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सारी कहानी डेंसर से रेडर में हो रही है, रेडर से डेंसर में ये कहानी नहीं होगी, क्योंकि ये नॉर्मल के और नजदीक हो जाएगा, और नजदीक हो जाएगा, और नजदीक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब यहां से हम लोगों ने दो चीजों को डिफाइन किया, क्या कि एक तो क्रिटिकल एंगल को डिफाइन किया कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और एक किसको डिफाइन किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मैंने दो कंडीशन आपको दिखाई, क्या कि लाइट को मस्ट है कि कहां से कहां जाना है, डेंसर से जाना है रेडर में, और जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब जरा सा देखिए कि हम लोग चाहते हैं क्या कि थोड़ा सा बात करें किस चीज पर, तो 3 पॉइंट हम यहां से देखते हैं। ये 3 पॉइंट यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि अगर हो क्या कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, अगर क्या हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल हो जाए,
तो क्रिटिकल एंगल से जब कम था एंगल ऑफ इंसिडेंस, कम था, क्रिटिकल एंगल से कम था, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा था। क्रिटिकल एंगल तक रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, और क्रिटिकल एंगल के बाद क्या हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस केस में आप देखिए कि यहां तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब लाइट रे पूरा सरफेस के अलॉन्ग ही चल दिया। अब इससे ज्यादा अगर बढ़ाएंगे अगले में तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अभी तक जो है हमारी कहानी उसमें क्या है, एंगल आई लेस देन क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल से जब छोटा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसमें केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्या करेगा, काम करेगा, टेक्स प्लेस। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर टेक्स प्लेस होगा तो आपको पता होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए आपको पता है कि अगर यहां पे हम लोग कोई सा इंसिडेंट रे डालें और ये इंसिडेंट रे यहां पर डालेंगे, ये मीडियम जो है आपका डेंसर मीडियम है, ये मीडियम जो है आपका क्या है, रेडर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से जब रेडर मीडियम में लाइट रे जाएगा तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो रिफ्रैक्शन में जो है तो हम लोग लगाते हैं क्या चीज, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। और स्नेल्स लॉ ने क्या कहा है, स्नेल्स लॉ ने आपको क्या कहा है कि जिधर का एंगल उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि μ2 sin I इक्वल टू μ1 कितना, sin R लगाइए। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि अगर दूसरा सिचुएशन हम लोग देखें, कि दूसरे सिचुएशन में अगर हम लोग देखें कि इफ एंगल I इक्वल टू क्या हो जाए, एंगल C हो जाए, यानी कि क्रिटिकल एंगल के बराबर में हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देन लाइट रेज रिफ्रैक्ट along the surface of medium, along the surface of medium, कि मीडियम के सरफेस के along ही रिफ्रैक्ट हो जाएगा और एंगल आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। और इसी सिचुएशन को हम लोगों ने क्या बोला है, इसी सिचुएशन को हमने क्या बोला है, ग्रेजिंग इमरजेंस। इसी सिचुएशन को हम लोगों ने क्या बोला है, ग्रेजिंग इमरजेंस। बात समझ में आ रही है। और अगर तीसरी बात को आपने देखा कि अगर आप तीसरी बात को देखें कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, तो इस सिचुएशन में आप देखिए कि इस सिचुएशन में जो होगा, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर में। मतलब कि अगर इससे ज्यादा एंगल पर हम लोग डालेंगे, तो इस केस में जो दूसरे वाले केस में था, ये है मीडियम, ये मान लो नॉर्मल, तो इसमें क्या होगा कि कोई लाइट रे आई क्रिटिकल एंगल पे, और क्रिटिकल एंगल पे आई, ये क्या हो गई, सरफेस के अलॉन्ग ही चली गई, है ना। और इस तीसरे वाले कंडीशन में क्या होगा कि अब तीसरे वाले कंडीशन में क्या होगा कि ये जो लाइट रे है आपका, ये आएगी तो लेकिन कितने एंगल पे अब आएगी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल पे आएगी, और फिर से इसी मीडियम में आ जाएगी। तो ये एंगल आई जो ग्रेटर देन सी है, तो ये एंगल आर हो जाएगा। और इस सिचुएशन में क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एंगल आई और एंगल आर क्या हो जाएगा, बराबर। ये तीन चीज हम लोग अभी तक देखे किसमें, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल में। अब जरा सा अगर हम लोग आ जाएं क्या कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे, किसका, क्रिटिकल एंगल का। तो आप देखिए कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, कि क्रिटिकल एंगल के लिए अगर हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखें, तो क्रिटिकल एंगल के लिए अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखें, तो भाई क्रिटिकल एंगल में तुमने देखा क्या है, क्रिटिकल एंगल में यह देखा है कि अगर कोई भी लाइट रेज क्या हुआ कि डेंसर मीडियम से आया, और डेंसर मीडियम से आने के बाद ये लाइट रेज क्या हुई, तो यहां पे नॉर्मल डालेंगे, तो एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या हुई थी कि ये लाइट रेज सरफेस के अलोंग
90 डिग्री के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे रिफ्रैक्ट हो गया था। इसी को हम लोग क्या बोले थे, इसी को हम लोग क्या बोले थे, ग्रेजिंग इमरजेंस की कहानी बोली थी। और इस केस में जो ये एंगल आई था ये किसके बराबर में था, क्रिटिकल एंगल के बराबर में, और ये जो एंगल था ये कितने के बराबर में, 90 डिग्री के बराबर में। अब ध्यान दीजिए कि इधर जो कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और इधर का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, μ1, निश्चित रूप से ये डेंसर मीडियम है, निश्चित रूप से इधर जो मीडियम है ये कैसा, डेंसर, और इधर जो मीडियम है ये कैसा, रेयरर। तो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आप देखिए कि अगर इस कहानी में हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, अगर हम लोग इसमें क्या करें, स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करके हम लोग देखेंगे क्या भाई, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके देखेंगे क्या। स्नेल्स लॉ में मैंने आपको क्या बोला है कि जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल का साइन इक्वल टू जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर के एंगल का साइन। तो आप देखिए कि नीचे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, μ2, और नीचे का जो एंगल है ये कितना है, साइन एंगल I, इक्वल टू ऊपर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और उधर का क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R के बराबर। अब ध्यान से देखिए कि μ2 इक्वल टू साइन एंगल I किसके बराबर में है, क्रिटिकल एंगल के बराबर में, और इक्वल टू μ1 इंटू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने के बराबर में है, 90 डिग्री के बराबर। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर μ2 टाइम्स साइन ऑफ एंगल C लिखेंगे तो इक्वल टू μ1 इंटू साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना, यानी कि यहां से आपको मिलेगा क्या, μ2 साइन ऑफ एंगल C इक्वल टू कितना, μ1, और यहां से आपको मिलेगा क्या कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल जो हो जाएगा वो कितना, μ1 बाय μ2 के बराबर में। अब देखिए कि आपको μ1 पता रहेगा, μ2 पता रहेगा, तो क्रिटिकल एंगल पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, चल जाएगा। अब इसमें भी कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ऊपर कौन सा रखें नीचे कौन सा रखें। तो ऊपर में देखो कि रेडर मीडियम है और ऊपर में रेडियर मीडियम है, इसका मतलब μ1 कैसा है, छोटा है, और μ2 कैसा है, बड़ा है। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसमें छोटा वाले को कहां रखना है, ऊपर रखना है, और बड़े वाले को कहां रखना है, नीचे लिखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, छोटा बड़ा। अच्छा, अगर यहीं से तुम एंगल C लिखना चाहोगे तो इसी को थोड़ा सा अच्छे से साइन इनवर्स μ1 बाय कितना, μ2 लिख देंगे, ये भी हो जाएगी किसकी, क्रिटिकल एंगल की फॉर्मूला। अब जरा सा देखिए कि आपको कभी हम बताए थे कि जो μ21 है उसको हम लोग लिखते हैं μ2 बाय μ1, और जो μ12 है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, μ1 बाय μ2। तुम ध्यान से देखो ये μ1 बाय μ2 है, मतलब अगर हमको साइन C लिखना होगा, मतलब कि अगर हमको साइन C लिखना होगा तो इस साइन C को हम लोग μ1 बाय 2 है तो इसको μ12 लिख सकते हैं कि नहीं, μ12 लिख सकते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गई। दूसरी चीज हम आपको ये भी बताए थे कि μ12 और इंटू μ21 जो होता है, इंटू μ21 जो होता है ये कितने के बराबर में होता है, 1 के बराबर में होता है। तो μ21 को आप देखो कि यहां से साइन C इक्वल टू 1 अपॉन μ21 भी लिखा जा सकता है, जिस टर्म में रहे उस टर्म में क्रिटिकल एंगल लिख लेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि ये पार्टिकुलर केस हो गया एक जनरलाइज केस, कि अगर दो मीडियम अपने पास दिया है, μ2 डेंसर मीडियम और μ1 रेयरर मीडियम, तो इस केस में हम लोग क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता रहेगा, निकाल लेंगे। लेकिन अब हम लोग एक पार्टिकुलर केस के बारे में बात करने वाले हैं, जिस पार्टिकुलर केस में हम लोग एयर और ग्लास का बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है। जिस पार्टिकुलर केस में हम लोग क्या करेंगे कि एयर और ग्लास का बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे क्या कि क्रिटिकल एंगल फॉर एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एंड ग्लास जिस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि यहां पर अगर हम लोग एयर और ग्लास का बात करें तो ग्लास डेंसर मीडियम है, हम लोग नीचे रखते हैं कि ये जो मीडियम है ये कैसा मीडियम है, ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, और ऊपर जो मीडियम है वो है क्या, एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, 1। देखो जब कोई भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में गई, मान लो किसी एंगल पे, और वो सरफेस के अलोंग ग्रेजिंग इमरजेंस के केस में चली गई, तो अगर ये ग्रेजिंग इमरजेंस के केस में चली गई, इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो एंगल थी, ये एंगल कौन सी थी? क्रिटिकल एंगल थी, जिसमें लाइट रे इंसिडेंट हुई और सरफेस के अलॉन्ग ग्रेजिंग इमरजेंस के केस में चली गई। और इस केस में जो है सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनता है? 90 डिग्री। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे, अगर यहां पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई? जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का साइन का एंगल। कितना लिखोगे? 1.5 साइन सी इक्वल टू जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का साइन 90 डिग्री, यानी कि 1.5 टाइम्स साइन सी इक्वल टू 1 इंटू साइन 90 डिग्री 1, और यहां से आपको जो साइन सी मिलेगा ये मिलेगा 1/1.5। देखिए पॉइंट से निकालेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी कि जो साइन सी का वैल्यू आएगा ये आएगा कितना? 2/3। बात समझ में आ रहा है? और 2/3 जो करीब करीब वैल्यू होता है ये होता है किसका? साइन 42 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि जो क्रिटिकल एंगल हो गया इस केस में ये कितने का हो गया? 42 डिग्री। किसके लिए? किसके लिए? तो जब रेयर मीडियम कौन सा है? एयर है, एंड डेंसर मीडियम कौन सा है? ग्लास। तो जब भी एयर और ग्लास का बात करेगा तो जनरलाइज क्रिटिकल एंगल कितने का रहेगा? 42 डिग्री का। अब देखिए ग्लास में भी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास होता है, तो वो ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 है, वो एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 है, उसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल एंगल का तो कितने का? 42 डिग्री। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो C इक्वल टू है ये कितने का है? 42 डिग्री का। अगर हम 42 डिग्री से कम एंगल पर इंसिडेंस होते तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता, 42 डिग्री पे हुए तो ग्रेजिंग इमरजेंस हुआ, और अगर 42 डिग्री से और ज्यादा करें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि इस सिचुएशन पर आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन क्या सब पूछेगा। यही तीन चीज जो है सो आपको ध्यान में रखना है। क्या? कि एंगल आई अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो रिफ्रैक्शन होगा, स्नेल्स लॉ लगेगा। अगर एंगल आई क्रिटिकल एंगल के बराबर में है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाएगा और टोटल ये ग्रेजिंग इमरजेंस का केस बनेगा। और अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए कि आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या? क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि कंप्लीट द पाथ ऑफ लाइट रे, कि जो तुम्हारा लाइट रे है उसका पाथ क्या करो? कंप्लीट करो। अब देखो कि मान लिया जाए क्या कि आपके पास जो सरफेस है ये सरफेस है कुछ ऐसा, ये सरफेस है कुछ ऐसा, और ये ग्लास का बना हुआ सरफेस। किसका बना हुआ है? ग्लास का। ये एंगल राइट एंगल है, ये ग्लास है, म्यू इक्वल टू कितना? 1.5। सराउंडिंग में जो है सो आपको क्या मिला हुआ है? एयर मिला हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? आप लोग देख के ही ये बात बता सकते हैं कि जब भी हम लोग ग्लास का और एयर का बात करेंगे तो इसका मतलब जो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होगा, ये क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? इस पूरे कंडीशन के लिए तुम देख के ही बता सकते हो क्या कि क्रिटिकल एंगल का जो वैल्यू होगा वो कितना? 42 डिग्री। अभी निकाले थे। अब कह रहा है क्या कि इसमें जो है, अब कह रहा है कि इसमें जो है सो एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, और ऐसे इंसिडेंट हुई कितने के एंगल पे? तो 42 डिग्री के एंगल पे। तो कंप्लीट करिए आप लाइट रे के पाथ को। अब आप ध्यान से देखते रहिएगा कि लाइट रे के पाथ को हम लोगों को कंप्लीट करना है। यहां से लाइट रे इंसिडेंट हुई है कितने डिग्री के एंगल पे भैया? 42 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का हो गया? 42 का नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। तो पहले क्या करिए? नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, और नॉर्मल ड्रॉ करिएगा तो आप देखिए कि ये एंगल अगर आपका 42 है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का हो जाएगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का हो जाएगा? पूरा है 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 48 का। 48 और 42 कितना? 90 डिग्री। अब देखो ये 48 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री हो गया, जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ऐसे केस में क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब कि जितने एंगल पे लाइट रे आया है यहां से ये लाइट रे क्या करेगा? उतना ही एंगल बनाते हुए यहां से वापस लौट जाएगा।
लौट जाएगा कि नहीं। अब देखिए कि ये लाइट रे यहां से उतना ही एंगल बनाते हुए लौटेगा, मतलब 48 पे इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट भी कितने पे होगा, 48 डिग्री पे। अब 48 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हुआ, अब जरा सा देखिए कि ये 48 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 42, क्योंकि ये टोटल कितना है 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में देखिए 42 और ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, फिर से तीनों का सम 180। तो अब जरा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो अगर यहां पर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखने के लिए पहले क्या करिए, नॉर्मल ड्रॉ करिए। नॉर्मल जब ड्रॉ करिएगा तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 42, ये पूरा 90 जिसमें से एक था 48, तो ये कितना हो जाएगा। और जब 42 डिग्री पे लाइट रे इंसिडेंस करता है तो ग्रेजिंग इमरजेंस होती है, अलोंग द सरफेस ही लाइट रे आ जाएगी। तो ये लाइट रे यहां से क्या करेगी, ये लाइट रे क्या करेगी, सीधे अलोंग द सरफेस क्या होगी, यहां से बाहर हो जाएगी, हवा से चली और लाइट रे फिर से कहां पर मिल गई, हवा में आ गई, हो गया लाइट रे का पाथ क्या कंप्लीट। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं। एक और क्वेश्चन आप देखिए कि एक और क्वेश्चन आप देखिए कि आपके पास दिया हुआ है क्या कि एक ऐसा ट्रायंगुलर ग्लास का स्लैब है, एक ऐसा है ट्रायंगुलर ग्लास का स्लैब, और इस ग्लास के स्लैब के बारे में आपको क्या कह रहा है कि ये जितना बड़ा साइड है उतना ही बड़ा साइड ये भी है। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ग्लास का बना हुआ है, निश्चित रूप से इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ये कितना 1.5, और सराउंडिंग में जो है वो सराउंडिंग में एयर ही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1 होता है। बात समझ में आ रही है। अब इसमें आपको कहा क्या कि एक लाइट का रे इस पर जो है सो ऐसे इंसिडेंस हुआ, एक लाइट का रे इस पर क्या हुआ, ऐसे इंसिडेंस हुआ, तो आप बताइए कि इसका पाथ कंप्लीट कैसे होगा, इसका पाथ कंप्लीट कैसे होगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो तो दो साइड बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट साइड इक्वल साइड के सामने का एंगल भी क्या होता है बराबर, तो एक 90 डिग्री है, बाकी दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, और दोनों बराबर बराबर होंगे, इसका मतलब ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री 45 डिग्री, है ना। निश्चित रूप से 1 और 1.5 के लिए बात हो रही है, इसका मतलब 1 और 1.5 के लिए जो आपका क्रिटिकल एंगल होगा, एंगल सी इक्वल टू वो कितना डिग्री 42 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा कि आप पढ़े हैं कि लाइट रे जब किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलरली पड़ता है तो वो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाता है, तो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाता है, तो ये लाइट रे ऐसे सीधे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा। अब देखिए भाई कि यहां पर हमको देखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हमने देखा क्या कि इस वाले ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल है, एक 45 है, तो निश्चित रूप से दूसरा भी कितना होगा, और ये नॉर्मल भी पूरा 90 डिग्री पे है, तो ये भी 45, तो ये भी कितना 45। अब देखो कि ये 45 डिग्री का एंगल बनाया जो कि क्रिटिकल एंगल से कितना है, ज्यादा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज्यादा, और जब भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो केस क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि लाइट रे यहां से 45 डिग्री पे अगर इंसिडेंस हुआ है तो उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहां भी कितना का 45 का बनाते हुए। अब फिर देखो कि ये एंगल 45, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये 45, ये 45, तो ये कितना हो जाएगा। और जब लाइट रे किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलरली फॉल होगा तो परपेंडिकुलरली फॉल होगा तो ये बिना डेविएशन के क्या हो जाएगा, बाहर। तो हवा से लाइट रे चली ऐसे, ऐसे आई और ऐसे क्या हो गई, वापस हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये था क्या अभी तक का आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कहानियां। अब इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे क्या कि आप लोग कभी वाटर फाउंटेन वाला देखे होइएगा कि नीचे लाइट जल रही है पानी के तालाब में, और अगर आप ऊपर से इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा तो आपको सर्कुलर पाथ ही दिखाई देगा लाइटेड, बाकी पाथ आपको लाइटेड नहीं दिखाई देगा। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर तालाब है और उसमें बीच में नीचे एक लाइट जला दिया गया है, तो आप अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको खाली गोल पोर्शन में लाइट दिखेगा, बाकी का पोर्शन अंधेरा दिखेगा। एक ये दूसरी कहानी ये होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कि गर्मी के दिनों में अगर आप हाईवे वाले रोड पक्की सड़क पे चलते हैं तो आपको लगेगा कि कुछ दूर के बाद रोड गीला है, पानी भरा हुआ है, लगता है कि नहीं। अगर हाईवे है, साफ सुथरा है, या फिर रेगिस्तान में भी ये चीज देखा जाता है कि अगर आप यहां खड़े हैं तो आपको लगेगा कि बहुत दूर के बाद पानी है ना।
कहीं पेड़ के नीचे पानी है। तो ये सारी चीजें जो है सो मिराज का एग्जाम्पल है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस्ड पे ही काम करता है। इसके बाद हम लोग मोबाइल इंटरनेट ब्रॉडबैंड के कनेक्शन के लिए जिस वायर का यूज करते हैं जिसे ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर भी इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस पे बेस्ड है। तो इसके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन को हम लोग अगले दिन एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको सारी चीजें बताई जाएगी कि मिराज क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन क्या है, फिर सर्कुलर क्यों दिखता है। ये सारी चीजें जो है कैलकुलेशन के साथ आपको अगले दिन बताया जाएगा। फिलहाल इतना पढ़ के आइएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मजेदार चीज भी है। ठीक है, काफी आज के लिए।